चैप्टर 65 सुहाग रात। अनिका की शादी एकांश के साथ बिना किसी अड़चन के संपन्न हो गई। विदाई हुई और एकांश के घर ओबरॉय मेंशन में अनिका का गृह प्रवेश होने लगा। काव्या जी ने काफी अच्छे से सारी तैयारियां पहले से ही करवाई हुई थी। बारी थी कलश पैर मारकर घर के अंदर आने की। तभी अनिका ने जैसे ही कलश पर पैर लगाकर उसके अंदर के चावल घर के अंदर की तरफ उड़ेले और अपने कदम घर के अंदर बढ़ाने लगी। तभी मिहिर अनिका को रोकते हुए बोला, अंडस्को रुकिए भाभी, आप अंदर नहीं आ सकती। मिहिर की बात सुन एकांश मिहिर को अपनी खतरनाक नजरों से घूर कर देखने लगा। एकांश को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देख मिहिर तो अंदर से सहम गया और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मेरा मतलब है आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। एकांश भाई आपको गोद में उठाकर अंदर लेकर आएंगे। आफ्टर ऑल पहली बार आप हमारे घर में एंटर कर रही हो। सॉरी हमारा ही क्यों, अब तो ये घर आपका भी है। तभी अनिका शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वही काव्या जी मिहिर को डांटते हुए कहती है, अंडस्को चुप कर बेशर्म, जब देखो फिल्मी बातें करता है। और फिर वो अनिका और एकांश की तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा तुम दोनों अंदर आओ। अनिका पैर बढ़ाती ही है, तभी एकांश अनिका की तरफ झुककर झटके से उसे गोद में उठा लेता है। अनिका जिसे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो अचानक से एकांश के चेहरे को चौंकर हुई देखने लगती है और संभलने के लिए वो एकांश के कंधों को अपनी बाहों में भर लेती है। एकांश अनिका के प्यारे से चेहरे को देख घर के अंदर आ जाता है। ओबरॉय मेंशन जो कि देखने में किसी राजमहल से कम नहीं लगता था, आज बेशुमार सजावट के साथ ओबरॉय मेंशन को दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। घर की बड़ी बहू के आने की खुशी में एकांश ने अनिका को ले जाकर हॉल के सोफे पर बैठा दिया। अनिका एकांश के कंधों से अपना हाथ हटाते हुए चुपचाप सोफे पर चुपचाप बैठी रही। वहीं काव्या जी थोड़ा हिचकिचाते हुए एकांश से बोली, अंडस्को एकांश बेटा तुमने शादी में भी काफी कम ही लोगों को बुलाने को कहा, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही थे और मीडिया वालों को भी तुमने ज्यादा कुछ नहीं बताया अपनी शादी के बारे में। मुझे लगता है कल हमें छोटा सा रिसेप्शन रख लेना चाहिए, जो कि हर शादी में होता है, और अनिका बहू को सबसे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। एकांश काव्या जी की बात सुनता है मगर कोई रिप्लाई नहीं देता। काव्या जी समझ जाती है कि एकांश से उन्हें अब कोई जवाब नहीं मिलने वाला, वो चुप रह जाती है। तभी मिहिर एकांश से बोलता है, भाई आप कितने सदूम मूड के हैं। बाकी शादियों में मैंने देखा है कि शादी के बाद काफी सारी रस्में होती है। अब्रॉड में रहने के बावजूद भी मुझे ये सब पता है, और यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं हुई है। इतना सजा धजा घर है, फिर भी ये शादी वाला घर क्यों नहीं लग रहा मुझे। जब तक बाहर से मेहमान नहीं आएंगे, घर में शोर शराबा नहीं होगा, कैसे लगेगा कि हमारी भाभी हमारे घर आई है। तभी एकांश बिना भाव वाले चेहरे के साथ मिहिर को घूरते हुए बोलता है, अंडस्को क्यों, तुम्हारी भाभी यहाँ आ गई है, वो दिखाई नहीं देता तुम्हें। पूरी दुनिया की आंखें उसे देखेगी तभी तुम्हें विश्वास होगा क्या। मिहिर हल्की सी झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए एकांश से बोलता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट कुछ रिचुअल्स होते हैं ना। मॉम कह रही थी कि वो अपनी फ्रेंड्स को कल बुला ले। इतना बोल मिहिर बिल्कुल चुप हो जाता है। लास्ट के कुछ शब्द उसने काफी डरे सहमे लहजे से कही थी, क्योंकि उसे पता था कि एकांश ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करता था। तभी एकांश मिहिर की बात सुन 2 सेकंड सोचकर बोलता है, अंडस्को ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मगर अनिका को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुन काव्या जी भी मुस्कुरा पड़ती है और अनिका के पास अगर बोलती है, अभी तुम लोग आराम करो बच्चे, तुम लोगों का रूम तैयार करवा दिया है मैंने, किसी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक मुझे किसी भी वक्त याद कर लेना। वैसे मिहिर सौम्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। आते वक्त तुषार ने कहा था कि वो उसे साथ ले आएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया। मिहिर कुछ जवाब देता, अंडस्को इससे पहले ही तुषार की आवाज आई, मैं आ गया आंटी जी, और ये देखिए आपकी सौम्या को भी लेकर आया हूँ। सबकी नज़र मेंशन के दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ तुषार सौम्या के मुंह पर टेप चिपकाए और उसके दोनों हाथों को बांधे हुए उसे अपनी गोद में लेकर घर के अंदर आ रहा था, जिसे देख काव्या जी और मिहिर की आंखें बड़ी हो गई। वही एकांश सीधे खड़े ये सब तमाशा देख रहा था। तुषार की गोद में सौम्या छटपटा रही थी और अपने दोनों जुड़े हुए हाथ से उसके छाती पर मुके बरसा रही थी।
तभी तुषार ने झटके से सौम्या को सोफे पटक दिया और अपनी बॉडी ढीली करते हुए सौम्या को देखकर बोला, अंडस्को आखिर खाती क्या है ये? इतनी भारी कोई लड़की कैसे हो सकती है? तभी काव्या जी सौम्या के पास आती हुई तुषार से बोलती है, अंडस्को तुषार पागल हो गए हो क्या? क्या हालत कर दी है तुमने सौम्या की? इसके मुंह पर टेप। काव्या जी सौम्या के मुंह से टेप हटाते हुए सारे मामले को समझने के लिए कुछ पूछती, इससे पहले ही सौम्या चिल्लाकर उठी और तुषार को गुस्से से देखते हुए बोली, अंडस्को यू रास्कल तुमने मुझे बेहोश किया। कहते हुए सौम्या अब तुषार के पास आ ही गई। तभी तुषार सौम्या के कान के पास आकर बोला, अंडस्को ज्यादा फड़फड़ाई ना तो सबको बता दूंगा कि तू अनिका भाभी के साथ क्या करने वाली थी। उसके बाद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा तुझे। तुषार की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन वो सब समझ गई थी और वो बिल्कुल चुप हो गई। तभी तुषार सौम्या से दूर हटकर घर वालों से बोला, अंडस्को एक्चुअली सौम्या की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी वो जिद कर रही थी कि अकेले एजेंट शूट पर जाएगी, इसलिए मैं उसे बांधकर अपने साथ ले आया। और कोई बात नहीं है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ तो अपने कमरे में जाता हूँ। और फिर तुषार एकांश के पास आकर अगर धीमी आवाज में बोला, अंडस्को वैसे फर्स्ट नाइट मुबारक हो मेरे दोस्त। एकांश तुषार को घूरने लगा और एकांश की नजरों की तेज से तुषार अपनी आंखें नीचे करते हुए वहां से चुपचाप मुस्कुराते हुए चला गया। थोड़ी देर में काव्या जी अनिका को एकांत के रूम में ले आई, जहां पूरी रूम की सजावट बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। गुलाब के फूल और खुशबू वाले कैंडल से पूरा कमरा सजा हुआ था। कमरे की लाइट ऑफ थी, मगर रोशनी की कमी नहीं थी, क्योंकि खुशबू वाले कैंडल्स जो जल रहे थे। काव्या जी ने अनिका को बेड के पास ले जाकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, अंडस्को आज फाइनली मुझे मेरी बड़ी बहू मिल गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एकांश कभी शादी भी करेगा, मगर तुमने तो उसका पूरा मन ही बदल दिया बेटा। आज तुम्हारी पहली रात है इस घर में, खूब खुश रहो। कहकर काव्या जी कमरे से चली गई। वही एकांश भी स्टडी रूम में कुछ काम से गया हुआ था, इसलिए वो तुरंत अनिका के पास कमरे में नहीं आया। इधर अनिका जब अपने आप को रूम में अकेला देखती है तो गुस्से से अपने पैर पटकने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने चंद ही महीनों में अपने साथ क्या कर लिया है। अनिका की नज़र सबसे पहले उसके गहने और दुल्हन के जोड़े पर जाती है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है। धीरे धीरे उसने अपने सारे गहने उतार दिए थे और अब मंगलसूत्र की बारी थी। तभी कमरे में एकांश आ गया और वो चंद ही पलों में अनिका को आकर पीछे से पकड़ देता है और उसके गर्दन पर अपना चेहरा रखते हुए आंखें बंद कर लेता है। एकांश की पकड़ अनिका के पेट पर मजबूती से बंधी हुई थी। अनिका एकांश के हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को छोड़ो मुझे। एकांश झट से आंखें खोल लेता है और आईने में अनिका के प्यारे से चेहरे को देखकर बोलता है, अब क्यों छोड़ूं तुम्हें? मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं की। तभी अनिका गुस्से में दांत पीसते हुए एकांश को जवाब देती है, ये शादी मैंने मजबूरी ने की है, सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। तभी एकांश अनिका के कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, अंडस्को करूंगा जो मन करे वो करूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती। कहते हुए एकांश अनिका के ईयरलोब पर बाइट कर लेता है। एकांश के ऐसे बाइट करने की वजह से अनिका की हल्की सी आह निकल जाती है और वह खुद को संभालते हुए फिर से एकांश से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को पहले छोड़ो मुझे, ये लहंगा कितना भारी है, मुझे कपड़े बदलने हैं। तभी एकांश अनिका के न्यूड पेट पर हाथ फेरते हुए सेडिक्टिव वॉइस बोला, अंडस्को मैं तुम्हारी मदद कर दूं। एकांश की बात सुन अनिका अंदर ही अंदर पसीज रही थी। उसकी धड़कनें तेज तेज रफ्तार में चलने लगी, वही उसके होंठ जवाब देने में लड़खड़ाने लगे। तभी उसने फिर से खुद को संभालते हुए गुस्से से एकांश से कहा, अंडस्को नहीं, जवाब सुन लिया, अब छोड़ो। तभी एकांश अचानक ही अनिका को घुमाकर अपने सामने का देता है, जिससे अनिका को समझने का मौका नहीं मिलता और वो अपने हाथ एकांश के सीने से टीका लेती है। तभी एकांश एक हाथ अनिका की कमर पर कसते हुए और दूसरे हाथ से उसके पीठ को पकड़ उसके चेहरे को देखकर बोलता है, अंडस्को आज हमारी फर्स्ट नाइट है बीवी, और तुम इतना रूडी बिहेव कर रही हो, आई डोंट लाइक दिस। अनिका
गुस्से में एकांश की नजरों से नजरें मिलाकर बोलती है अंडस्को, तुम इसी लायक हो। तुमने जो कुछ भी किया है ना मुझसे शादी करने के लिए, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। प्यार तो दूर, तुम मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। एकांश अनिका की इतनी बात सुन निर्भाव चेहरे से अनिका को घूरने लगता है। अब उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी, जिन्हें देख अनिका झट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी एकांश झटके से अनिका को गोद में उठा लेता है और 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसे बेड पर पटक देता है। अनिका बेड पर संभल पाती इससे पहले ही एकांश बेड पर आ जाता है और अनिका के ऊपर चढ़ते हुए वो अपने सीने से अनिका के सीने को चिपकाते हुए उसे बेड पर सीधे लेटा दिया और अनिका के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए उसकी सांसों की खुशबू को महसूस करने लगा। अब धीरे धीरे एकांश की आंखें बंद हो रही थी। वो बस अनिका को अपने करीब फील कर रहा था, वही अनिका जो एकांश के नीचे दबी हुई थी और एकांश को अपने ऊपर से उठाने में सक्षम नहीं थी। उसके चेहरे पर एकांश के मध्यम सांसों की हवा पड़ने लगी, जिससे अनिका की भी आंखें बंद हो गई। एकांश अनिका को महसूस करते करते अपने होंठ अनिका के होंठ से टकराने लगा और अचानक ही उसने अनिका के होठों को अपने दांतों से दबोच लिया और उसके होठ को बेतहाशा चूमने और चबाने लगा। दर्द से आहें भरते हुए अनिका की झटके से आंखें खुलती है और वो एकांश के कंधों को पकड़ उसे अपने ऊपर से उठाने की दोबारा कोशिश करने ही लगती है। तभी एकांश अनिका के दोनों हाथ पकड़कर बैग के अगल बगल उसके सर से थोड़ा ऊपर चिपका देता है और उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा देता है और फिर से अनिका के होठों को बड़ी ही बेदर्दी से चूमने लगा। जस्ट 66 वाइल्ड इंटिमेसी। एकांश ने अनिका को उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां कसते हुए उसे बेहद ज्यादा चूमना शुरू कर दिया। अनिका चाहकर भी उसे रोक नहीं हो पा रही थी। एकांश को सबक सिखाना तो दूर, वो अपने आप को एकांश से प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रही थी। एकांश के कब्जे से निकालना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। एकांश अपने काम पर बने हुए था। उसने 1 सेकंड भी अनिका के जिस्म को चूमना बंद नहीं किया। अनिका के जिस्म से आ रही भीनी भीनी खुशबू एकांश को पागल किए जा रही थी। एकांश अनिका के पेट पर आ गया और उसने वहां बाइट कर लिया, जिससे कि दर्द से अचानक ही अनिका की चीज निकल गई और इस आवाज को सुनकर एकांश जैसे पागल हो गया और उसने अनिका के पेट को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। जब वहां से उसका मन भरा भी नहीं कि वो फिर से अनिका के सीने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे कपड़े का एहसास हुआ। तुरंत ही पूरी जल्दबाजी के साथ अनिका के सारे कपड़े उतार बेड से नीचे फेंक दिए। अब अनिका एकांश सामने बिल्कुल न्यूड थी। वो अपने हाथ से अपनी बॉडी को थोड़ा कवर किए हुए थी। तभी एकांश खुद भी अपने सारे कपड़े उतारकर बेड के नीचे फेंक देता है और फिर से अनिका के ऊपर आ गया। अब दोबारा से अनिका की गर्दन को आंखें बंद करके चूमने लगा और अचानक से उसने अनिका की गर्दन पर बाइट कर लिया, जिसके दर्द से कसमस आते हुए चीखते हुए अनिका बोली, अंडरस्को स्टॉप इट, इट्स हर्टिंग मी लीव मी। तभी एकांश अनिका की गर्दन को छोड़ देता है और उसके चेहरे को उसके ऊपर लेटे ही घूरने लगता है। तभी अनिका, जो एकांश की गहरी काली नजरों से डर तो रही थी, मगर फिर भी हिम्मत करके एकांश की आंखों में देखते हुए बोलती है, अंडरस्को हमेशा की तरह मुझे आंखें मत दिखाओ, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। ये सब कुछ तो तुम पहले ही कर चुके हो, फिर इतना वाइल्ड होकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। एकांश अनिका के सवालों का जवाब देते हुए कोल्ड वॉइस ने बोला, अंडरस्को नो बेबी, मैं कितना स्ट्रांग हूँ ये मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, और चाहे मुझ में कितनी ताकत है, पहली बार तो तुम ही मुझ पर भारी पड़ी थी। मैं तो बस तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे कॉपीकैट कहकर बुला सकती हो। मेरी रोमांटिक गुरु तो आखिरकार तुम ही हो स्वीट हार्ट। अब मेरा मजा मत खराब करो बीवी, पहले ही मैंने तुम्हारे लिए बहुत वेट किया है मैंने, अब और नहीं, आज से तुम्हारी जिंदगी का हर पल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कहकर एकांश ने झटके से अनिका के होठों पर अपने सकत हो रख दिए, जिससे अनिका को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकांश के मुंह में दब से हुए अपने होठों को वो नहीं छुड़त, तो उसने खुद ही अपने आप को ढीला छोड़ दिया। एकांश अनिका पर और ज्यादा हावी होने लगता है और लगभग 20 मिनट तक उसने अनिका को वाइल्ड किस किया। वो अनिका के मुंह में अपना टफ एंटर कर चुका था और अनिका के अंदर वो पूरा घुल चुका था।
अनिका अब एकांश की सांसों के अलावा बाहर की हवा तक महसूस नहीं कर पा रही थी। अब थोड़ी देर में एकांश ने देखा कि अनिका काफी मध्यम सांसें ले रही है और उसे तकलीफ होने लगी है। तो उसने अनिका के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आजाद कर दिया। अनिका अपनी बेकाबू सांसों को संभालने की कोशिश करती रही। इधर आरव अपने घर अपने कमरे में पहुंच चुका था। जहां जाते ही वो बेड के सहारे सुन्न होकर लगभग गिरकर बैठ गया। आज उसने अनिका की शादी किसी और के साथ होती देखी थी। उसके सामने उसके बचपन का प्यार किसी और के साथ फेरे ले रही थी। वो अंदर से पूरा टूट गया। आरव, जिसने अपने साथ हुए जानलेवा एक्सीडेंट को भी सीरियस नहीं लिया, खुलकर खुशी खुशी हॉस्पिटल बेड पर उसने अपने बुरे दिन बिताए। वो लड़का इस वक्त अब हार चुका था। आरव, जो चुप था, अचानक से कमरे में वो पूरा जोर लगाकर अपनी भारी मर्दाना आवाज में चीख पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर में फिर रोते हुए गुस्से से फर्श से उठा और लंगड़ाते हुए वो कमरे के वॉल के पास जाकर वहां की टेबल पर रखे सारे सामान गुस्से से उसने जमीन पर गिर दिए। वो और आगे बढ़ा और उसके सामने जो चीज आई सब उसने गुस्से में तीतर बितर कर दी। अब उसकी नज़र वॉल पर लगे अनिका की बेशुमार खूबसूरत तस्वीरों पर पड़ी, जिन्हें देख आरव अब अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। फिर भी आरव गुस्से से उन तस्वीरों को नोच कर फेंक देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता ही है कि तभी अपने आप ही उसके हाथ रुक जाते हैं और आरव अपने रुके हुए हाथ, जो कि अनिका की तस्वीरों को फाड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्हें देख आरव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, अनिका ने शादी करी, अब मैं उसे कभी अपना नहीं बना सकता। मैं हार गया, मैं हमेशा की तरह हार गया। मैं अपनी लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करता, कुछ डिजर्व नहीं करता। कहकर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। वही एकांश, जो अभी तक थका नहीं था, उसने अनिका की गर्दन पर आकर फिर से किस करना शुरू कर दिया। एकांश के होठ अनिका की गर्दन पर काफी नरमी से चल रहे थे, जो कि अंदर ही अंदर अनिका के जिस्म में कर्द दौड़ाने का काम कर रहे थे। अनिका आहें भरते हुए एकांश के पीठ पर अपने दोनों हाथ ले आती है और एकांश के होठों के छूने की वजह से हुए कंपन से सिसकते हुए वो अपने दोनों हाथ एकांश के मस्क्यूलर पीठ पर चलाने लगती है, जिससे एकांश को और ज्यादा एक्साइटमेंट हुई और उसने फिर से अनिका के बाल को पीछे पकड़ उसके चेहरे को अपने होठों की तरफ कर लिया और उसके होठों पर अपने हाथ दोबारा से रख दिया और एक ही झटके में वो अनिका की बॉडी में समा गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ और अनिका कुछ समझ नहीं पाई। वो चीख तक नहीं सकती थी। वो बस एकांश के नीचे दबे हुए एकांश की पीठ पर अपने नुकीले नाखून गड़ा रही थी। इसी तरह दोनों का रोमांस चलता रहा और रात के 3 बजे जब एकांश को एहसास हुआ कि अनिका नींद की आगोश में थक कर सो गई है, वो अनिका के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगता है। किसके सुर्ख गुलाबी होठ रूडली किस करने की वजह से सूज गए थे और अनिका के होठों पर एकांश के दांत के निशान भी गिरे हुए थे, जिनमें से हल्का सा खून भी निकल रहा था। एकांश अनिका के प्यारे से चेहरे को एक हाथ से सहलाते हुए बिना भाव के चेहरे के साथ देखता है और अनिका के ऊपर से उठ उसके बदल में लेट गया। लेकिन फिर भी उसने अनिका के बॉडी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसे सीने से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह एकांश की आंख खुलती है तो उसके चेहरे पर अपने बाहों में सोई हुई अनिका को देख प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अनिका के चेहरे को देखते हुए बड़े ही प्यार से अनिका के माथे को चूम लेता है। अनिका की अब भी आंखें नहीं खुली थी। इस वक्त एकांश और अनिका सिर्फ एक वाइट चादर में बिना कपड़ों के थे। एकांश धीमे से अनिका को छोड़ता है और आराम से बेड से उठकर बाथरूम चला जाता है और फिर वहां से चेंज करके जिम। थोड़ी देर बाद जब वो जिम से आया तब भी उसने देखा कि अनिका सोई हुई है। एकांश जाके बाथरूम में शॉवर लेकर वाइट बाथरोब में बाथरूम से बाहर आता है और अब आकर बेड पर अनिका के बगल में बैठ जाता है और अनिका के माथे पर हाथ फेरते हुए इसके कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। एकांश की आवाज जब अनिका के कानों में पड़ी तो अनिका नींद में अनिका अजीब सा चेहरा बना के बोली, अंडस्को, यक्कक। नींद में भी उस खड़ूस सड़ियल लंबू एकांश की आवाज सुनाई दे रही है। इसको मेरे सपनों में एंट्री कैसे मिल गई? आह, मेरा बस चले तो मैं उससे दूर भाग जाऊं, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी मुझे ढूंढ न पाए।
आफ्टर मुझे अमेरिका जाना है कॉलेज के बाद अपनी सिस्टर्स पढ़ाई पूरी करने। उस उल्लू को क्या लगता है कि मैं उससे शादी करके लाइफ टाइम उसके साथ रहूंगी? नो वेज। अच्छा हुआ ये सपना है बिन्नी, वरना अगर वो मेरे सामने होता ना तो सच में मैं उस उल्लू के पट्टे का टैटुआ दबा देती। तभी अनिका के कानों में एक आवाज पड़ी, तो दबा दो टैटुआ। अनिका के कानों में जैसे ही एकांश की आवाज पड़ी, वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है और सामने एकांश का चेहरा देख वो अचानक से बहुत ज्यादा डर गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मलते हुए एकांश को देखने लगी और हल्का सा रोना मुंह बनाकर बोली, अंडस्को मेरी शादी हो गई। तभी उसे 2 ही पल में सब समझ आ गया कि वो ये सब सपना देख रही थी। तभी एकांश अनिका के चेहरे के आगे आते बालों को साइड करते हुए बोला, अंडस्को तुम सपने बहुत बड़े देखती हो स्वीट हार्ट, और सपने में सारी सच्चाई उगल देती हो। कितना गुस्सा भरा है मेरी लिटिल वाइफ के दिमाग में मेरे लिए। तभी अनिका का ध्यान अपनी न्यूड बॉडी पर जाता है और वो खतरे वाइट चादर को थोड़ा ऊपर करते हुए खुद को कवर कर लेती है और अपनी नजरें एकांश से चुराने लगती है, जिसे देख एकांश के चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई और वो अनिका के ऊपर कवर हुए चादर को देखकर बोला, अंडस्को अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं, ये शर्म मेरे आगे नहीं चलेगी। कहते हुए एकांश अनिका के दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसे झटके से खींच अपनी तरफ करते हुए उसके कान के पास आकर बोला, अंडस्को डिड यू नो तुम बिना कपड़ों की कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। एकांश की बात सुन अनिका के तो होश फाख्ता हो गए। तभी एकांश ने अनिका के येलो पर बाइट कर लिया, जिससे अनिका की दर्द भरी आह निकल गई। तभी एकांश ने येलो के उसी जगह पर हल्का सा किस कर लेता है और अनिका को अपने सामने करते हुए उसके सहमे चेहरे को देखने लगा। अनिका कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक से किसी ने दरवाजा नोक किया। एकांश दरवाजे की तरफ देखने लगा। अनिका झट से बोल पड़ी, अंडस्को मैं बाथरूम में जा रही हूँ, उसके बाद गेट खोलना प्लीज। अनिका झट से एकांश से दूर हुई और चादर समेत बेड से नीचे उतर अपने में चादर लपेटे फुदकते हुए बाथरूम ढूंढ दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। इधर एकांश ने दरवाजा खोला अंडस्को तो सामने उसे घर की एक और सर्वेंट जो कि निशा जी थी देखी। एकांश के दरवाजा खोलते ही वो अचानक से डर गई और नजरें बिना उठाए हकलाते हुए एकांश से बोली, अंडस्को एकांश बेटे, वो काव्या मैडम ने बड़ी बहू के लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवाए हैं और कहा है कि आज के रिसेप्शन में इसे पहन ले, क्या मैं उसे अंदर रख दूं? एकांश अंडस्को हम रख दो कहकर एकांश सामने से हट जाता है। निशा जी ड्रेस रखकर वहां से चुपचाप चली जाती है। तभी बाथरूम के अंदर से अनिका की आवाज आती है, अंडस्को ओ हेलो, कहाँ गए तुम? बाथरूम में एक एक्स्ट्रा टॉवल नहीं रख सकते थे क्या? प्लीज मुझे एक टॉवल पकड़ा दो। अनिका की बाथरूम से आती आवाज सुन एकांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो वार्डरोब से टॉवल निकाले बाथरूम की तरफ बढ़ता है। अनटाइटल्ड चैप्टर। अनिका चद्दर लपेटे ही बाथरूम के अंदर घुस जाती है। तभी निशा जी जो कि घर की सबसे ओल्ड सर्वेंट थी, वो काव्या जी के दिए हुए शगुन के सामान को कमरे में रखकर चली जाती है। इधर अनिका एकांश से टॉवल मांगती है। तभी एकांश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो वार्डरोब से टॉवल निकालते हुए बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। बाथरूम का दरवाजा खोल अनिका ने अपना हाथ निकालते हुए एकांश से कहा, अंडस्को अरे कहाँ चले गए, जल्दी से टॉवल पकड़ाओ ना। एकांश दरवाजे के बाहर खड़े होकर अनिका के गोरे गोरे हाथ को देख उसके हाथ में तौलिया रख देता है, मगर अनिका जैसे ही अपना हाथ अंदर करने वाली होती है, एकांश अनिका का हाथ पकड़ लेता है। बाथरूम के अंदर से अनिका को जब एहसास हुआ कि उसका हाथ पकड़ लिया गया है, तो वो अचानक सहम गई। तभी कुछ ही सेकंड में एकांश बाथरूम के अंदर दाखिल हो गया और अनिका की कमर को कसकर पकड़ उसने अनिका को अपने सीने से चिपका लिया। अनिका इस वक्त पूरी गीली थी, उसके गीले बालों से बेतहाशा पानी टपक रहा था। उसके गोरे बदन पर पानी की बूंद मोतियों की तरह से फिसल रही थी। अनिका के बदन पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था, लिहाजा उसने गुस्से से एकांश से कहा, अंडस्को बेशर्म कहीं के, मैं नहा रही हूँ और तुम बाथरूम में घुस आए, सेंस नाम की भी चीज है या नहीं तुमने? तभी एकांश अनिका के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अंडस्को शुश,
आवाज नीचे। ये मत भूलो, तुमसे 2 बार शादी कर चुका हूँ। मैं बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, किसी भी वक्त देख सकता हूँ, और मुझे तुम्हें देखने के लिए सेंस की कोई जरूरत नहीं है। एकांश कोल्ड वॉइस में अनिका के चेहरे को देखकर पूछता है, अंडस्को, तुमने नहा लिया? अनिका जो बिल्कुल हताश रह गई थी, उसने अपने मुंह का पानी भटकते हुए एकांश को जवाब दिया, हाँ। एकांश ने अनिका के हाथ से वो तौलिया ले लिया और अनिका की बॉडी पर लपेटे हुए उसे गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम से बाहर ले आया। बैग के पास उसने अनिका को खड़ा कर दिया और अनिका की तरफ थोड़ा झुककर उसके गर्दन पर हल्का सा किस करते बोला, अंडस्को, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े आए हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो पहन लो, मिस ओबरॉय ने भेजे हैं। नहीं पसंद तो वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े पहले से ही सेट करवा दिए थे मैंने, उनमें से कुछ पहन लो, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। कहकर एकांश चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। अनिका की नज़र टेबल पर पड़े कुछ कपड़ों पर गई। अनिका कपड़ों के पास जाकर जब देखती है तो उसमें साड़ी थी, जो कि अनिका को बिल्कुल भी पहन नहीं आती थी। अनिका ने सब कुछ पहना था मगर साड़ी ही नहीं पहनी थी कभी। अनिका धीमी आवाज में खुद ही बुदबुदाते हुए साड़ी देखकर बोली, अंडस्को, आई थिंक शादी के बाद लड़कियों को साड़ी पहनी होती है, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है। मैं इसे कैसे पहनूं? ये साड़ी एकांश की मॉम ने मेरे लिए भेजी है, अगर मैंने नहीं पहनी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। थोड़ी देर बाद जब एकांश क्लोजेट से चेंज करके ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि अनिका इस वक्त एक लाल रंग के पेटीकोट और ब्लाउज में है और साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है। एकांश चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अनिका के पास अनिका के सामने आ गया और अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, अंडस्को, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें ये कपड़े पहनने नहीं आते? तो वार्डरोब में मैंने बताया ना, बहुत कपड़े रखे हैं तुम्हारे लिए, वो पहन लो। तभी अनिका साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए एकांश से बोली, अंडस्को, नहीं मैं पहन लूंगी, तुम जाओ। अनिका साड़ी पहनने की कोशिश करते इरिटेट हो चुकी थी मगर उससे हो ही नहीं पा रहा था। तभी एकांश अपना फोन निकालता है और इंटरनेट पर सर्च करके साड़ी पहनने वाली वीडियो निकालकर अनिका के सामने अपना मोबाइल करते हुए बोला, अंडस्को, देख लो, ऐसे पहनते हैं साड़ी। फोन में साड़ी पहनते तरीके को देख अनिका के चेहरे पर बबली स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए एकांश के हाथ से मोबाइल छीन सामने टेबल पर रख लेती है और उस वीडियो को देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगती है मगर साड़ियों के लच्छे बनाना उसे अभी भी नहीं आ रहा था। एकांश वहीं खड़ा कभी वीडियो तो कभी अनिका को देख रहा था। वो समझ गया कि अनिका से इतनी जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। एकांश ने झट से अनिका के हाथ से साड़ी का कपड़ा अपने हाथ में ले लिया और वीडियो में देख देख कर वो अनिका के पेटीकोट की कमर में साड़ी का अंदर का एक सिरा खोस देता है और वीडियो में बताए गए तरीके से वो अनिका के साड़ी के पल्लू को तह लगाने लगता है। कुछ ही देर में सेम टू सेम एकांश ने अनिका के साड़ी का पल्लू बनाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके पेटीकोट में साड़ी का तह किया हिस्सा डालने लगा। इसी बीच एकांश ने हल्के से अनिका के पेट को छू लिया, जिससे अचानक अनिका के अंदर कर्ट सा दौड़ गया और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और सीधी खड़ी रही। थोड़ी ही देर में बिल्कुल सही तरीके से एकांश ने अनिका को साड़ी पहना दी। लाल रंग के बेहद खूबसूरत नेट के साड़ी में अनिका एकांश के सामने खड़ी थी, जिसे देख एकांश की आंखें चमक रही थी। उसकी नज़र अनिका से हट ही नहीं रही थी। काफी देर तक जब अनिका ने महसूस किया कि एकांश उसे देखे ही जा रहा है तो अनिका ने से कहा, अंडस्को, थैंक यू सो मच, मुझे साड़ी पहनाने के लिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। कहकर अनिका झट से पलट गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो अपने बाल संवारने में लगी थी। तभी एकांश अनिका के पीछे खड़ा हुआ और अनिका के हाथ से कंघी लेते हुए उसने अनिका के कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्टूल पर बैठा दिया और खुद आईने में अनिका को देख उसके बाल धीमे धीमे हाथों से कंघी करते हुए संवारने लगा। अभी एकांश ने अनिका के पूरे बाल संवारे भी नहीं थे कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ उसके हाथ से कंघी लेते हुए कहा, अंडस्को, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। एकांश कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अनिका को ही देखने लगता है।
कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अनिका को एकांश का उसे बार बार देखना काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। तभी अनिका गुस्से से उठकर बेड के पास एकांश के सामने आ खड़ी हुई और उसे घूरते हुए बोली, अंडस्को, आंखों से लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? मुझे देखना बंद क्यों नहीं करते? तभी एकांश बेड पर से उठ खड़ा हुआ और अनिका के गाल पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मैं तुम्हें जिंदगी भर दूंगा। तभी कमरे का डोर कोई नॉक करता है। अनिका का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और वो एकांश का हाथ अपने चेहरे हटाते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने काव्या जी दिखाई देती है। काव्या जी अनिका को प्यार से देखते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अनिका भी मुस्कुराते हुए काव्या जी को गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी काव्या जी अनिका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अंडस्को, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है बच्चे। यू लुकिंग सो प्रिटी। नीचे मेहमान आ गए हैं तो तुम जल्दी से अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। और हाँ, आज तुम्हारे मुंह दिखाए है तो वो लाल चुनर जो मैंने तुम्हारे लिए भेजी है उसे अच्छे से साड़ी के ऊपर ओढ़ लेना। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और काव्या जी एक नज़र अनिका को देखकर उसके माथे पर हाथ फेरकर पीछे दूसरी नज़र एकांश को देखकर गहरी सांस लेते हुए वहां से चली जाती है। आज माथुर निवास में हर कोई बस मुंह लटकाए बैठा था। बिन्नी बार बार अनिका का फोन ट्राई कर रही थी। तभी सुनीता जी ने उसे परेशान देखा तो वजह पूछ बैठी, अंडस्को, क्यों परेशान हो रही है बिन्नी? काव्या से मैंने फोन करके पूछ लिया है। अनिका ठीक है, अपने कमरे में थी वो, फोन स्विच ऑफ हो गया होगा उसका। तू भी ना, ऐसा लगता है जैसे वहां कोई उसे परेशान कर रहा होगा। जो तुझे इतनी चिंता हो रही है उसकी। अरे खुशी खुशी वो अपने ससुराल गई है, समय मिलते ही वो तुझे सबसे पहले कॉल करेगी। और कल तो वीर भी अनिका को पगफेरे के लिए लेने जाएगा। आज उनके घर में रिसेप्शन है तो आज तो उनका अनिका को यहाँ भेजना पॉसिबल नहीं है ना। बिन्नी मन ही मन बोली, अंडस्को, आपको पता नहीं है आंटी जी, जिस घर में वो गई है वहाँ कितना बड़ा राक्षस उसके साथ हमेशा रहने वाला है। इधर छोटे से फ्लैट के 8 बाय 8 के कमरे के बड़े से वॉल पर एकांश की फोटो लगी हुई थी जिस पर क्रॉस का निशान था। उस फोटो पर एक हल्की सी परछाई पड़ती है जो कि किसी लड़की की थी। तभी उस फोटो को देखकर उस परछाई वाली लड़की ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अंडस्को, शादी मुबारक हो एकांश सिंह ओबरॉय। बहुत सुंदर बीवी है तुम्हारी। समझ नहीं आता इतने बुरे कर्म करने के बाद भी तुम्हारे पास सब कुछ क्यों है? जबकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा फिर भी मेरी जिंदगी तबाह कर देने वाला इंसान इतना ज्यादा खुश है। आई हेट यू एकांश सिंह ओबरॉय, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बर्बाद करके रहूंगी। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश की वजह से उस कमरे की खिड़की के अंदर पानी आने लगा। वो लड़की खिड़की की तरफ देख धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और खिड़की बंद कर लेती है। अचानक ही लाइट चली गई और उस कमरे में सुबह के वक्त भी घनघोर अंधेरा हो गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शख्स से दाखिल हुआ जो बिना रुके धीमे कदमों से उस परछाई वाली लड़की के करीब बढ़ता ही जा रहा था। और अब वो उस परछाई वाली लड़की के बिल्कुल करीब आ गया और उसे उसके कमर में हाथ डालकर उसे खींचते हुए उसने लड़की को अपने सीने से चिपका लिया। तभी वो लड़की हल्का सा सीखते हुए बोली, अंडस्को, आह, क्या कर रहे हो? जान ही निकाल लोगे क्या मेरी? तभी वो हट्टा कट्टा चौड़ा लड़का उस परछाई वाली लड़की के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज बोला, अंडस्को, शुश, तुम्हारे मुंह से मरने की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम सिर्फ मेरे लिए हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं होने दे सकता। इन दोनों के चेहरे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अंधेरे कमरे में अभी भी रोशनी नहीं थी। वो लड़की कट्टे कट्टे लड़के के कंधों पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे को देखकर बोली, अंडस्को, पहले तुम अपनी पकड़ ढीली करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे जख्म अभी ताज़ा है। वो लड़का धीरे से उस लड़की की कमर को ढीला छोड़ देता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर बोला, अंडस्को, तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। कहते हुए उस लड़के ने उस परछाई वाली लड़की के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को बड़ी ही नरमी से चूमने लगा। वही वो लड़की जो उस लड़के के दोनों कंधों पर अपने हाथ टिकाए हुए थी, उस लड़के की किस में बड़ी ही नाजुकता से इन्वॉल्व हो गई।
टू बी कंटिन्यूड गाइज। तो आपको क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन है ये परछाई वाली लड़की और वो लंबा चौड़ा शख्स जो एकांश को बर्बाद करने की जिद लिए बैठे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए भी आपका दिन शुभ हो।